इससे भी बुरे हाल में नोएडा में अनुराधा और सोनाली नाम की दो बहनों को पाया गया। दोनों मामलों में माली हालत ने ऐसी दशा कराई। अनुराधा और सोनाली को उनके भाई ने उनके हाल पर छोड़ा था, जबकि ममता और नीरजा पिता की मौत के बाद घरों में बंद हो गई। ये घटनाएं बहुमंजिला फ्लैटों की है। अकेलेपन और निजता का जीवन पश्चिम के विकसित देशों का मिजाज है। विकास के साथ अपने यहां भी ऐसा रहन सहन होने लगा है, मगर हम भूल रहे हैं कि यूरोप, अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं। अनाश्रित, अकेले और बेरोजगार की चिंता वहां सरकार से होती है। वहां के समाज में व्यक्तिवादी ट्रेंड आया तो सामाजिक सुरक्षा की सरकारी व्यवस्थाएं भी बनती गई। मगर भारत के बदलते समाज, महानगरों की नई असामाजिकता बिना सपोर्ट के हैं। हमने सामाजिक सुरक्षा नाम की व्यवस्था बना पा रहे हैं और ने अपनी परंपरागत सामाजिक सहभागिता को बचा पा रहे हैं। आत्मकेंद्रित होड़ में बतौर व्यक्ति हम अंधे, बहरे, गूंगे और असंवेदन हो रहे हैं। हम सब भीड़ में अकेले होते जा रहे हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। लेकिन सबसे पहले देखें ताजा गपशप। स्पेक्ट्रम की कीमत तय करने के लिए होने वाली अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की अहम बैठक नहीं हुई। यह बैठक नहीं होने के कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे अहम कारण वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की हिचक है। वे इस्तीफा देने से ठीक पहले कोई भी नीतिगत फैसला नहीं करना चाहते थे, खासकर ऐसा फैसला जिस पर विवाद होने वाला हो। स्पेक्ट्रम की कीमत तय करने वाले मंत्री समूह के इस फैसले पर लाखों करोड़ रुपए दांव पर लगे हैं। ध्यान रहे, राष्ट्रपति पद का चुनाव पहले ही कॉर्पोरेट जुड़ाव के कारण विवादों में आया है। जानकार सूत्रों का कहना है कि एक कॉर्पोरेट घराने ने मुलायम सिंह पर दबाव डालकर उनको ममता बनर्जी से अलग कराया। इस कॉर्पोरेट घराने का संचार का कारोबार है, जो भारी नुकसान में चल रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि एक दूसरे बड़े कॉर्पोरेट घराने ने शिवसेना पर दबाव डालकर उसे यूपीए उम्मीदवार के समर्थन के लिए तैयार कराया। इसके भी संचार में हित हो सकते हैं। ऐसी चर्चाओं के बीच प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह के किसी भी फैसले पर उंगली उठनी स्वाभाविक थी, इसलिए मंत्री समूह की बैठक टालने का फैसला किया। यह बैठक नहीं होगी, इसका संकेत हफ्ते की शुरुआत में ही प्रणब मुखर्जी ने दे दिया था। उन्होंने खाद्य सुरक्षा पर हुई मंत्री समूह की बैठक में ही संकेत दे दिया था कि यह मंत्री समूह के प्रमुख के रूप में उनकी आखिरी बैठक हो सकती है। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि संचार पर होने वाली बैठक के समय ही एनसीटीसी पर एक अहम बैठक तय हो गई। कुछ जानकार बता रहे हैं कि उसी समय गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर कांग्रेस के वॉर रूम में राष्ट्रपति चुनाव पर अहम बैठक बुला ली गई। कुछ जानकार इसका कारण राष्ट्रपति चुनाव में प्रणब बाबू की व्यस्तता बता रहे हैं, लेकिन इसके कारण ज्यादा गहरे हैं और सोच समझ कर लिए गए हैं। 2 दिन के विचार विमर्श के बाद लेफ्ट पार्टियों ने राष्ट्रपति चुनाव पर जो खंडित फैसला किया वो बहुत सुविचारित है। 2 पार्टियां प्रणब मुखर्जी का समर्थन करेंगी और 2 वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगी। राष्ट्रपति चुनाव में वाम मोर्चे के वोटों की कीमत 51,000 है। जो 2 पार्टियां वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगी उनके पास सिर्फ 10,000 वोट है, यानी सीपीएम और फॉरवर्ड ब्लॉक अपने 41,000 वोट के साथ प्रणब मुखर्जी का समर्थन करेंगे। वाम मोर्चे ने अपनी एक दांव से कई शिकार किए हैं। कांग्रेस के साथ अपना सैद्धांतिक और विचारधारात्मक विरोध भी दिखाया है और साथ ही पश्चिम बंगाल के भद्रलोक को भी आश्वस्त कर दिया है कि वे आजाद भारत के पहले बंगाली राष्ट्रपति के चुनाव में बाधा नहीं डाल रहे हैं। सीपीएम का ये दाव ममता बनर्जी को मजबूर करने वाला है। ध्यान रहे, पश्चिम बंगाल के साहित्य, संस्कृति, कला और फिल्मों से जुड़े तमाम बुद्धिजीवी प्रणब मुखर्जी का समर्थन कर रहे हैं। यही वर्ग लेफ्ट सरकार के खिलाफ जाकर ममता बनर्जी का सबसे बड़ा समर्थक बना था। अपने 1 साल के कामकाज से ममता ने इस वर्ग को नाराज किया है। महाश्वेता देवी से लेकर सुनील गंगोपाध्याय और सुमित सरकार जैसे बुद्धिजीवी और पत्रकार ममता से दूर हुए हैं। प्रणब मुखर्जी को सीपीएम के समर्थन से आम बंगाली मतदाता में ये धारणा बनी है कि कांग्रेस और सीपीएम ने मिलकर पहला बंगाली राष्ट्रपति बनाया है। इससे ये दोनों पार्टियां राजनीतिक रूप से मजबूत होंगी। सीपीएम के इस दांव के बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी है कि अगले चुनाव पर कांग्रेस और सीपीएम पूरी तरह से एक साथ आ जाएंगी। सीपीएम के इस दांव की काट ममता के पास सिर्फ यही है कि वे भी प्रणब का समर्थन करें या कम से कम संगमा को वोट नहीं करने का ऐलान करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कमाल की राजनीति की है। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के बहाने 2014 के लोकसभा चुनाव का दांव चला। राष्ट्रपति की बहस में सेकुलर प्रधानमंत्री की बात घुसाई। भाजपा के नेता हैरानी जता रहे हैं कि इस समय इस बहस की क्या जरूरत है।
लेकिन नीतीश के करीबी नेताओं का कहना है कि इसी समय इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस समय अब बहस छेड़कर नीतीश ने अपने को तीसरे मोर्चे की राजनीति करने वाली जमात के तमाम नेताओं से अलग कर लिया। अब नीतीश कुमार भारतीय राजनीति में नए सेकुलर आइकॉन हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी का विरोध करके और सेकुलर प्रधानमंत्री की बहस छेड़कर अपने को राष्ट्रीय स्तर का नेता बनवा लिया है। अब उनके प्रति जितना सद्भाव कांग्रेस में है उतना ही वामपंथी पार्टियों में भी है। अगर अभी वे ममता बनर्जी की नेताओं के कहे में आकर किसी तीसरे मोर्चे की पहल में नहीं शामिल होते हैं तो 2014 में अपने आप उनका प्रोफाइल सबके लिए स्वीकार्य नेता वाला रहेगा। लेकिन इस कोशिश में उन्होंने नरेंद्र मोदी को राजनीति का दूसरा केंद्र बना दिया है। नीतीश की इस सारी बहस से सबसे ज्यादा खुश नरेंद्र मोदी हैं। वे अपने आप भारतीय राजनीति का केंद्र बने हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव उनको केंद्र में रखकर लड़ा जाए तो हैरानी नहीं होगी। यह भी मान लिया जाना चाहिए कि अब लड़ाई मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए होगी। नीतीश के विरोध ने आरएसएस को फिर से मोदी के करीब ला दिया, सो आरएसएस भी अब मोदी को बनवाने के लिए लड़ेगा। नीतीश ने गुजरात के विधानसभा चुनाव में भी मोदी का समर्थन बढ़ा दिया है। 2002 के गुजरात चुनाव से पहले दंगे हुए थे। 2007 से पहले सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहा था और 2012 से पहले नीतीश ने उन्हें रोकने के लिए सेकुलर प्रधानमंत्री की बात कही है। इस बार कांग्रेस मोदी के खिलाफ निजी हमला नहीं करने वाली थी, लेकिन इस बार नीतीश ने सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करा दिया। अब सुर्खियां हैं, ये सुर्खियां लीक से हटकर है। ये राजनीति और देश की दशा दिशा की जानकारी देने के मकसद से। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को जोर का झटका दिया है। अदालत ने ममता बनर्जी सरकार के बनाए सिंगूर अधिग्रहण कानून को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। यह टाटा समूह की बड़ी जीत है। इस कानून के जरिए ही ममता बनर्जी ने नैनो कार के लिए टाटा समूह को पट्टे पर दी गई जमीन वापस ले ली थी। हाईकोर्ट के 2 जजों जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष और जस्टिस मृणाल कांति ने कहा कि राज्य सरकार ने कानून की मंजूरी राष्ट्रपति से नहीं ली, इसलिए यह अमान्य और असंवैधानिक है। हाईकोर्ट ने फैसले को लागू करने के लिए 2 महीने का समय दिया है ताकि राज्य सरकार ऊपर की अदालत में अपील कर सके। सरकार ने कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि किसानों को उनकी जमीन वापस मिलेगी। राष्ट्रपति पद के यूपी उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी से मुकाबले के लिए तैयार लोकसभा के पूर्व स्पीकर पीएस संगमा ने कहा है कि उम्मीदवारों के बीच परिचर्चा होनी चाहिए। उन्होंने परोक्ष रूप से प्रणब मुखर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठ गया और अविश्वसनीय घोटाले हुए हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा कि इस पर राष्ट्रपति उम्मीदवारों के बीच चर्चा होनी चाहिए। हालांकि संगमा ने एक निजी चैनल से यह भी कहा कि प्रणब मुखर्जी उनके गुरु हैं, लेकिन वे उनके सामने खड़े होंगे। संगमा ने यह भी बताया कि उन्होंने ममता बनर्जी और बाल ठाकरे से मिलने का समय मांगा है। संगमा ने आत्मा के आधार पर वोटिंग की अपील की है, साथ ही आदिवासी अस्मिता का सवाल भी उठाया है। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मनिरपेक्षता की बहस में आज फिर अपने सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाब दिया। पटना में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और महासचिव रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भाजपा की धर्मनिरपेक्षता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गोवा, नागालैंड जैसे राज्यों में भाजपा के टिकट पर कई ईसाई विधायक चुने गए हैं। उन्होंने कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी कांग्रेस शासित राज्यों के मुकाबले भाजपा शासन वाले राज्यों में अल्पसंख्यकों की स्थिति बेहतर बताई गई है। यह भाजपा की धर्मनिरपेक्षता का सबूत है। उन्होंने सेकुलर प्रधानमंत्री की नीतीश के उठाए सवाल के जवाब में कहा कि अभी यह सवाल दुर्भाग्यपूर्ण और बेमतलब का है। प्रधानमंत्री का फैसला बाद में होगा। वित्त मंत्री और राष्ट्रपति पद के यूपीए के घोषित उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी ने टेलीफोन करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। गौरतलब है कि नीतीश की पार्टी जदयू एनडीए का हिस्सा है, लेकिन जदयू ने भाजपा के साथ पीएस संगमा को समर्थन नहीं दिया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने यूपीए उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को समर्थन देने की घोषणा की है। 19 जुलाई को होने वाले चुनाव में समर्थन के लिए प्रणब मुखर्जी ने जदयू को अग्रिम धन्यवाद दिया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, उसके बाद राजकाज की कुछ बातें होगी।